पिछले वीडियो में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण और गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के साथ में स्थिति के रूपांतरण समीकरण के बारे में हम बात कर चुके हैं। इस वीडियो में बात करते हैं अन्य रूपांतरण समीकरणों के बारे में, जिनमें से प्रथम है यानी कि प्रथम स्थिति का रूपांतरण समीकरण हो गया था, द्वितीय है विस्थापन का रूपांतरण समीकरण। तो देखिए, एक स्थिर निर्देश तंत्र है और दूसरा गतिशील निर्देश तंत्र है, या हम ये कहें कि दूसरा निर्देश तंत्र अन्य जगह स्थित है, तो उन दोनों में स्थिति के रूपांतरण समीकरण हमने डिस्कस किए थे। अब यदि एक बिंदु किसी बिंदु P, एक कण जो है बिंदु P पर स्थित है, एक कण जो है वो बिंदु P पर स्थित है और कुछ समय बाद उसकी स्थिति बदल जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि माना कि बिंदु P पर जब कण स्थित है तो उसका स्थिति सदिश कितना है R1, और कुछ समय बाद में जो कण है उसकी स्थिति बदल जाती है और ये कहाँ जाता है, इस Q बिंदु पर आ जाता है और इसका स्थिति सदिश हो जाता है R2। यानी कि S एक स्थिर निर्देश तंत्र है जिसमें एक कण जो है बिंदु P पर स्थित है और उसका स्थिति सदिश है R1। कुछ समय बाद ये यहां से चलकर यहां पहुंच जाता है, P बिंदु से कहां पहुंच गया, Q बिंदु पर पहुंच गया। तो Q बिंदु पर पहुंचने के बाद में इसका इस बिंदु पर स्थिति सदिश कितना है, R2 है। तो देखिए, अब हम ये कह सकते हैं कि P से लेकर Q तक बिंदु का या कण का विस्थापन कितना हो गया, D हो गया। ठीक है, तो P बिंदु का यानी कि स्थिर निर्देश तंत्र S में, स्थिर निर्देश तंत्र S में P बिंदु का स्थिति सदिश, ये मूल बिंदु है O, तो OP इक्वल टू कितना हो गया, R1 हो गया। ठीक है, Q बिंदु का स्थिति सदिश ये कितना हो गया, OQ इक्वल टू R2। तो देखिए, हमारे पास दो बिंदु हैं P और Q, और विस्थापन क्या कहता है, अंतिम बिंदु की स्थिति माइनस प्रारंभिक बिंदु की स्थिति। तो विस्थापन सदिश PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू D इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 1। तो देखिए, अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश कितना है, R2। अंतिम बिंदु क्या है, Q, और Q बिंदु का स्थिति सदिश कितना है, R2। प्रारंभिक बिंदु क्या है, P, और P का स्थिति सदिश कितना है, R1। तो विस्थापन सदिश क्या हो गया, PQ इक्वल टू D इक्वल टू R2 माइनस R1। अब देखिए, एक दूसरे निर्देश तंत्र है, यानी कि मैं इसको हटा दूंगा, समीकरण 1 जो थी वो याद रखनी है अपने को। अब एक अन्य निर्देश तंत्र है, इसका ये x डैश एक्सिस और ये y डैश एक्सिस, और ये इधर मूल बिंदु क्या है, o डैश। ठीक है, ये मैंने अलग कलर से ड्रॉ किया है, ये x डैश एक्सिस हो गया, ये y डैश एक्सिस हो गया। अब बिंदु P और जो Q है, उन्हीं सेम बिंदुओं की स्थिति हम इस S डैश निर्देश तंत्र में बात करते हैं। तो इसका स्थिति P बिंदु का स्थिति सदिश इसमें सपोज कितना है, R1 डैश है, और Q बिंदु का स्थिति सदिश कितना है, सपोज R2 डैश है। अब देखिए, हमारे सामने ये एक पिक्चर जो है, यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है उससे क्लियर हो जाती है कि PQ बिंदु का स्थिति सदिश पहले R1 था और Q बिंदु का R2 था। अब P बिंदु का स्थिति सदिश R1 डैश है, Q बिंदु का स्थिति सदिश R2 डैश है। तो हम लिख सकते हैं S डैश निर्देश तंत्र में, S डैश निर्देश तंत्र में ये S डैश निर्देश तंत्र स्थिर भी हो सकता है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं
कि एस डैश निर्देश तंत्र प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर यहीं पर था और समय के साथ ही गति कर रहा है। किस वेग से गति कर रहा है? v वेग से गति कर रहा है। किस वेग से? v वेग से। और v क्या है? एक नियत वेग है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एस डैश निर्देश तंत्र जो प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर एस निर्देश तंत्र के साथ संपातित था, अब यह नियत वेग v से गति कर रहा है। ठीक है, तो गति कर रहा है, मैंने यहाँ पर ये v कैपिटल V से डिनोट किया है इसके वेग को, और ये वेग क्या है? नियत वेग है। तो देखिए एस डैश निर्देश तंत्र में बिंदु P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? O डैश P इक्वल टू क्या है? R1 डैश। बिंदु Q का स्थिति सदिश ये क्या है? O डैश Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 डैश। तो अब देखिए P बिंदु और Q बिंदु के स्थिति सदिश हमने एस डैश निर्देश तंत्र में लिखे हैं कि O डैश P इक्वल टू R1 डैश, O डैश Q इक्वल टू R2 डैश। अब एस डैश निर्देश तंत्र में एस डैश निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश विस्थापन सदिश क्या है? PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंतिम स्थिति सदिश, अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश कितना है? R2 डैश। प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश क्या है? R1 डैश। तो हम लिख सकते हैं R2 डैश माइनस R1 डैश। तो इसको समीकरण में क्या लिख देता हूं? 2 लिख देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी समीकरण नंबर 1 जो आई थी वो क्या थी? R2 माइनस R1, ये आपके समीकरण नंबर 1 थी, और ये R2 डैश माइनस R1 डैश ये आपके समीकरण नंबर 2 प्राप्त होती है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि R2 माइनस R1 जो समीकरण 1 प्राप्त हुई थी वो आपको निर्देश तंत्र S यानी कि जो स्थिर निर्देश तंत्र था उसमें प्राप्त हुई थी। अब ये समीकरण नंबर जो 2 है R2 डैश माइनस R1 डैश विस्थापन सदिश है। ये विस्थापन सदिश हमारे को एस डैश निर्देश तंत्र, ये जो निर्देश तंत्र इस निर्देश तंत्र से कुछ दूरी पर स्थित है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि नियत वेग v से गतिशील है। तो गतिशील होने के कारण से इसमें ये जो विस्थापन सदिश है ये कुछ अलग प्राप्त होता है। ठीक है, तो अलग प्राप्त होता है, तो इन दोनों का रिलेशन हमारे को प्राप्त करना है। अब देखिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विस्थापन स्थिति के रूपांतरण समीकरण को किस प्रकार से बदला जाता है, किस प्रकार से उनके बीच में संबंध थे। तो देखिए कल हमने बात करी थी R डैश इक्वल टू R माइनस VT, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण था ये, यानी कि स्थिति का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण ये था R डैश इक्वल टू R माइनस VT। तो यदि ये था तो यहां पर मैंने इसका पहले अलग प्राप्त करूं R1 डैश क्या आ जाएगा? R1 माइनस V इंटू T। इसी प्रकार R2 डैश क्या आ जाएगा? R2 माइनस V इंटू T। तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण जो स्थिति सदिश के लिए हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे उनको हम यहाँ पर यूज करते हैं। R1 डैश इक्वल टू R1 माइनस VT और R2 डैश इक्वल टू R2 माइनस VT। ये दो समीकरण जो स्थिति सदिश के लिए अपने प्राप्त किए हैं, इन दोनों का मान समीकरण नंबर 2 में हम रखते हैं। तो समीकरण 2 में देखिए रखने के बाद में क्या प्राप्त होगा अपने को? यहाँ देखिए R2 माइनस VT माइनस R1 माइनस VT। तो देखिए क्या आ जाएगा? PQ इक्वल टू D इक्वल टू R2 माइनस
माइनस वी टी माइनस R1 प्लस वी टी, तो ये कैंसिल हो गया, तो D इक्वल टू क्या आ गया, R2 माइनस R1 आ गया। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 हमने किसके लिए प्राप्त करी है, S डैश निर्देश तंत्र के लिए प्राप्त करी है। समीकरण नंबर 1 किसके लिए थी, S निर्देश तंत्र के लिए थी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि S निर्देश तंत्र में D इक्वल टू R2 माइनस R1 तथा S डैश यानी कि गतिशील निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश D इक्वल टू R2 माइनस R1 बराबर प्राप्त होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण ने विस्थापन सदिश में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विस्थापन सदिश में या विस्थापन सदिश पर निर्देश तंत्र की गति का, निर्देश तंत्र की गति का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें गैलीलियन रूपांतरण में विस्थापन सदिश पर निर्देश तंत्र की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये विस्थापन के लिए रूपांतरण समीकरण थे। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए स्थिति सदिश का रूपांतरण हो गया, विस्थापन का रूपांतरण हो गया, और अब हम बात करते हैं कि कण चूंकि गतिशील है तो उसके वेग का रूपांतरण समीकरण किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा। तो देखिए ये माना कि ये आपका स्थिर निर्देश तंत्र x, जिसके x और y ये है मूल बिंदु, ये है ये S एक स्थिर निर्देश तंत्र है जिसमें x, y और z हो गया। ये गतिशील निर्देश तंत्र जो था x डैश, y डैश और ये आपका क्या हो गया, z डैश। ठीक है, ये S डैश निर्देश तंत्र, दो निर्देश तंत्र है आपके सामने। S एक स्थिर निर्देश तंत्र है, S डैश एक नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र है। ये कोई बिंदु है यहाँ पर P बिंदु पर जो कि v वेग से गति कर रहा है। S निर्देश तंत्र में हम ये कह सकते हैं कि S निर्देश तंत्र में कण v वेग से गति कर रहा है। किस वेग से गति कर रहा है, v वेग से। देखिए यहां मैंने निर्देश तंत्र का वेग है वो नियत वेग है, तो नियत वेग है और वो कैपिटल V से मेंशन किया है। कण की गति है v, उसको स्मॉल से डिनोट किया है। तो अब वेग का रूपांतरण समीकरण यानी कि क्या निकालना है अपने को, वेग का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण निकालना है। तो वेग के रूपांतरण समीकरण के लिए स्थिति सदिश का रूपांतरण निकालेंगे। पहले स्थिति सदिश का रूपांतरण समीकरण क्या था, r डैश इक्वल टू r माइनस dt था। क्या स्थिति सदिश का रूपांतरण समीकरण था अपने पास, r डैश इक्वल टू r माइनस vt। अब यहाँ पर r डैश कौन से निर्देश तंत्र में है, s डैश यानी कि जो गतिशील निर्देश तंत्र है उसमें है। r किस कौन से निर्देश तंत्र में है, स्थिर निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश है। यदि हम इस समीकरण का समय t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए क्या आ जाएगा, dr डैश अपॉन dt इक्वल टू dr अपॉन dt माइनस v, क्योंकि यहाँ पर t है तो वैल्यू v क्या आ जाएगा, इसका अवकलन क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो देखिए dr डैश अपॉन dt को मैं क्या लिख देता हूँ, v डैश इक्वल टू v माइनस v।
ये क्या आ गया आपके पास, वेग का रूपांतरण समीकरण प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से स्थिति सदिश का जो रूपांतरण समीकरण था उसका समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे को वेग का रूपांतरण समीकरण प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये वेग का रूपांतरण समीकरण है, इसकी सहायता से हम त्वरण का रूपांतरण समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। त्वरण का रूपांतरण, अभी वेग का रूपांतरण समीकरण क्या आया था, वेग का रूपांतरण v डैश इक्वल टू v माइनस v आया था, ठीक है। तो वेग का रूपांतरण समीकरण जो v डैश इक्वल टू v माइनस v प्राप्त हुआ था, इसका समय t के सापेक्ष एक बार पुनः अवकलन कर देते हैं। समय t के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, dv डैश अपॉन dt इक्वल टू dv अपॉन dt माइनस, अब देखिए यहाँ क्या आएगा, dv डैश अपॉन dt इक्वल टू dv अपॉन dt माइनस, इसका अवकलन क्या आएगा, शून्य आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कैपिटल V क्या लिखा था अपन ने, निर्देश तंत्र का वेग है, और ये क्या क्या कहा था मैंने कि s डैश निर्देश तंत्र है वो s के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील है, और नियत यदि कोई क्वांटिटी है, कांस्टेंट यदि कोई राशि है, तो उसका अवकलन शून्य होता है। dv डैश इक्वल टू a डैश, और ये क्या है, a आ गया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वेग का अवकलन क्या होता है, त्वरण होता है, तो dv डैश इक्वल टू मैंने लिख दिया a डैश और dv अपॉन dt को लिख दिया मैंने a। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दोनों निर्देश तंत्रों में यदि कोई कण है और वो गतिशील है, तो गतिशील निर्देश तंत्र का त्वरण क्या होता है, दोनों निर्देश तंत्रों में समान प्राप्त होता है, ठीक है। तो दोनों निर्देश तंत्रों में क्या है, त्वरण का मान समान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि निर्देश तंत्र S में यदि कण का त्वरण A है, तो S निर्देश तंत्र में भी कण का त्वरण A ही होगा, क्योंकि दोनों का मान बराबर प्राप्त होता है। यदि मैं ये कह दूं कि कोई कण S निर्देश तंत्र में गतिशील है और उस पर बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि कण क्या है, त्वरित रहित है, त्वरण रहित है, क्योंकि F इक्वल टू ma जो अपने पहले ही वीडियो में बात करी थी कि जड़त्व निर्देश तंत्र में बाह्य बल अनुपस्थित होता है और कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है। यदि अब मैं कह दूं कि ये निर्देश तंत्र जो S एक स्थिर निर्देश तंत्र था, ये यदि जड़त्व निर्देश तंत्र है, तो इसके सापेक्ष v वेग से गतिशील अन्य निर्देश तंत्र, यानी कि v वेग से निर्देश गतिशील, यानी कि v क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि नियत वेग v से गतिशील अन्य निर्देश तंत्र भी जड़त्व निर्देश तंत्र ही होता है।